हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे सोइल ऑफ इंडिया। कल की क्लास में एक बार मैं आपको बता देती हूँ, हमने पढ़ी थी लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स ऑफ इंडिया काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, है ना, क्योंकि क्लास से बाहर थे उस टाइम, आप चाय नाश्ते में बिजी थे। तो एक बार उस टॉपिक को आप यूट्यूब से पढ़ लेना, रिवाइज करो एक बार। भारत की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील, उत्तर भारत की भी यही आएगी और भारत की भी यही आएगी। अगर पूर्वी भारत की पूछ ले तब लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। उसके अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? केवल लैमजाओ। भारत की सबसे हाईएस्ट लेक, ऊंची, सबसे ऊंची, चोलामू। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का झील। कंडीशन मिलेगी तटीय लैगून, खारे पानी की तटीय लैगून झील सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का। अगर आपसे पूछ ले खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो समतल एरिया में है वो कौन सी है? सांभर। सबसे ज्यादा सैलिनिटी कौन सी झील के पानी में है? सांभर झील के पानी में सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पेगोंग। ये इसलिए आपको याद रखनी है क्योंकि इसकी लोकेशन भारत और चीन दोनों के बीच में पड़ती है। वैसे विश्व की 10-12 लेक्स जो इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, उनको हम स्टैटिक्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेगोंग झील है जो भारत और चाइना के बीच में स्थित है। पेगोंग लेक का 2/3 पार्ट चाइना में है, 1/3 पार्ट भारत के अंदर है। इसका पानी शलाइन है, ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के अंदर स्थित है। 4350 मीटर इसकी हाइट है। ये सारे पॉइंट कल की क्लास में हमने किए थे, एक बार रिवाइज कर लेना भी उसको। आज हम करेंगे सोइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। मिट्टी के ऊपर क्या होती है फिर? कृषि। फिर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर को, और एग्रीकल्चर डिपेंड होता है रेनफॉल के ऊपर है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रेनफॉल को पढ़ेंगे, यानी कि क्लाइमेट को भी पढ़ेंगे। तो सोइल ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोइल की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। सोइल किसे कहा जाता है? मिट्टी किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ भाई, परिभाषा। मिट्टी की परिभाषा क्या है? हाँ देखो, मिट्टी की परिभाषा होती है धरातल की ऊपरी उर्वरक सतह को मिट्टी कहा जाता है जिसके ऊपर पौधे उगाए जाते हैं। धरातल की ऊपरी उर्वरक सतह जिसके ऊपर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे। अपर फर्टाइल एरिया ऑफ सरफेस इन विच वी ग्रो प्लांट्स, दैट्स कॉल्ड सोइल, यानी कि मिट्टी, ठीक है। तो परिभाषा हम लिख लेते हैं या फिर किसी भी बुक में मिल जाएगी आपको। धरातल की ऊपरी सतह, धरातल की ऊपरी उर्वरक सतह लिखना, उर्वरक, ऊपरी उर्वरक सतह जिस पर पौधे व फसल, पौधे व फसल उगाई जाती है, पौधे व फसल उगाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? सोइल, यानी कि मिट्टी कहेंगे। अब देखो मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। मिट्टी का फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है? मिट्टी कैसे बनती है भाई? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के छोटे छोटे कणों के अंदर जब कार्बनिक पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, जिनको हम जीवाश्म भी बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म जब चट्टानों के छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो लंबे प्रोसेस के बाद वो एक फर्टाइल सोइल बनके तैयार हो जाता है। तो किस किस से बनेंगे ये? तो ये बनेंगे रॉक्स कंपोनेंट, रॉक्स कंपोनेंट प्लस आप लिख सकते हो फसिल्स, फसिल्स जीवाश्म जिनको हम बोलते हैं, जीवाश्म। चट्टाने कण, चट्टाने कण और जीवाश्म
चट्टाने कण और जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं भाई? जीवाश्म होते हैं कोई भी छोटे मोटे जीव जंतु जिनकी डेथ हो जाती है, वो एक लंबे समय तक किसी चट्टान के पास पड़े रहते हैं, फिर उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? हाँ, उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटना। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाती है और टूटने के बाद वो चट्टानों के कणों के अंदर मिक्स हो जाती हैं। साथ में आसपास के एरिया में जो वेजिटेशन होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों की टहनी, उनके पत्ते, उनकी जो छाल होती है, उनका जो अपशिष्ट मटेरियल होता है, वो सारा का सारा मटेरियल आपस में घुल मिल जाता है और एक लंबे प्रोसेस के बाद सोइल यानी कि मिट्टी बन के तैयार होती है। तो जीवाश्म के साथ साथ आप कार्बनिक पदार्थ भी लिख सकते हो। कार्बनिक पदार्थ, पेड़ पौधों की टहनी, पत्ते वगैरह। तो ये सब मिलके क्या बनते हैं भाई? ये सब मिलके डिकम्पोज होने के बाद सोइल बनती है। इन सारे घटकों से किसका निर्माण होता है? सारे घटकों से मिट्टी यानी कि मृदा का निर्माण होता है। इन सारे घटकों से मिलके मिट्टी यानी कि मृदा बनती है। मृदा जो होती है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? सोइल का साइंटिफिक नाम क्या है? यानी कि इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसकी स्टडी को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ सोइल को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। क्या कहा जाएगा? पेडोलॉजी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सोइल को कहा जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, ठीक है। और चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टानों यानी कि रॉक्स के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी और मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। मिट्टी के बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? मिट्टी के बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो फॉर्मेशन होता है मिट्टी का, इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पेडोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, ठीक है। मिट्टी बनने की प्रोसेस कहलाती है पेडोजेनेसिस। इसकी स्टडी को कहते हैं पेडोलॉजी। बनने की जो प्रोसेस है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं भाई? इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो इसके कंपोनेंट है रॉक्स के कंपोनेंट, ठीक है, चट्टानों के कण, उसके साथ साथ कार्बनिक पदार्थ, उसके साथ साथ जीवाश्म। तीनों चीजें मिलके एक लंबी अभिक्रिया के बाद क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है। अब जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर हम क्या क्या करते हैं भाई? मिट्टी से हमें क्या क्या मिलता है? मिट्टी के कंपोनेंट, मिट्टी के घटक कौन कौन से हैं? क्या क्या होता है मिट्टी के अंदर? मिट्टी के घटक, कंपोनेंट ऑफ सोइल। मिट्टी के कौन कौन से घटक हैं? मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है? मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है? तो देखो, अगर हम बात करें मिट्टी के अंदर है पीएच की, मिट्टी के अंदर जो पीएच होता है वो 6 से 7% होता है। पीएच, ठीक है। पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 6 से 7% होती है। एवरेज है ये, कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है, लेकिन एन एवरेज कितनी है? 6 से 7%। अब मिट्टी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स जिनको बोलते हैं खनिज। मिट्टी के अंदर खनिज कितने % होते हैं? तो भी खनिज होते हैं 50 से 60%। 50 से 60% मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? खनिज होते हैं। उसके बाद देखो, मिट्टी के अंदर पानी भी होता है। मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 25% मिट्टी के अंदर क्या होता है? पानी होता है, जो नमी की फॉर्म में होता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर 25% पानी होता है, जो आपको नमी की फॉर्म में मिलेगा। और मिट्टी के अंदर एयर भी होती है। मिट्टी के अंदर क्या होती है? एयर भी होती है। तो एयर की क्वांटिटी कितनी होती है? इसकी क्वांटिटी भी 25% होती है, ठीक है। ये कहीं कहीं पे आपको 5 से 10% भी मिल सकता है लिखा हुआ, तो 5 से 10% आप इसको लिख सकते हो। एन एवरेज कितना होता है? 6 से 7% मिट्टी का पीएच होता है, जो कृषि करने के लिए या फिर प्लांटेशन करने के लिए मतलब ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या भाई? मिट्टी के कंपोनेंट है। मिट्टी के अंदर क्या क्या मिलता है? पीएच, पीएच मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर पानी होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं भाई? एयर होती है। ये 4 कंपोनेंट होते हैं मिट्टी के। उसके बाद देखो,
मिट्टी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मिट्टी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मिट्टी के लिए कुछ चीज़ें समस्या हैं, मिट्टी के लिए कुछ चीज़ें समस्याएं हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें भी जो मिट्टी को मतलब इसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है, ऐसी चीज़ें जो मिट्टी की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, इसके लिए प्रॉब्लम होती हैं, समस्या होती है। ठीक है, तो मिट्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम के रूप में फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स मिट्टी की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं। क्रॉप साइकिल, क्रॉप साइकिल भी क्या करता है, मिट्टी को मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। क्रॉप साइकिल के साथ साथ डिपेंडेंसी ऑन मानसून, तो मानसून के ऊपर भी मिट्टी क्या होती है भाई, डिपेंड होती है। अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो मिट्टी की जो ह्यूमस होती है उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जब मिट्टी की नमी खत्म होने लगती है ना तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है, सूखी। और उस सूखी मिट्टी के या तो ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा या फिर उसका बेसिक नेचर हो जाएगा, तो उसके नेचर में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। उसके साथ साथ एक और चीज भी है जो इसकी प्रॉब्लम है, वो क्या है, आपने सुना होगा झूमिंग कृषि। ठीक है, झूमिंग कृषि भी क्या है, मिट्टी के लिए एक प्रॉब्लम है। तो इसकी 4 मेन समस्याएं हैं। एक आता है भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, हिंदी में लिखे हैं। तेरे वाली तो पहले लिखनी पड़ेगी। ये भी समस्या है भाई। ठीक है ठीक है भाई, ये 4 समस्याएं हैं। अब देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स कैसे मिट्टी को प्रभावित करते हैं। हमारा मानना है कि जब हम मिट्टी के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है। ये है ना हमारा थॉट है, क्योंकि हम इसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है जो मिट्टी को फेस करना पड़ता है। क्या है इसका साइड इफेक्ट है, जैसे ही हम मिट्टी के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स को डालते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स खुद काम नहीं करते, वो सारी की सारी फर्टिलिटी मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। देखो जैसे ये सरफेस है भाई, ये क्या है, सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर प्लांटेशन है, ये पौधे हैं, कोई फसल है इसके ऊपर। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या डाले, हमने यहाँ पे डाल दिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ये है मिट्टी का नीचे का हिस्सा। ठीक है, यानी कि सरफेस के नीचे का हिस्सा है ये। इस सरफेस के हिस्से में क्या है भाई, ये प्लांट्स की जड़ें हैं। ये क्या है, प्लांट्स की जड़ें हैं। अब जैसे ही हमने इसके अंदर फर्टिलाइजर्स को डाला, ये फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे, इस मिट्टी के अंदर जो फर्टिलिटी है, मान लो हमने सबसे पहले फसल को बोया, जैसे ही हमने फसल को बोया ना तो कुछ तो फर्टिलिटी होगी ना मिट्टी के ऊपर ऊपर की। ठीक है ना, तो उसको क्या कर लेते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जब प्लांट क्या चल रहा है, ये चुप होके बैठ जा। क्या होता है भाई, फिर जैसे ही हमने यहाँ पे फसल को उगाया, फसल ने क्या किया, मिट्टी के जो ऊपरी हिस्से में फर्टिलिटी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद एक बार प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक ठाक है। फिर वो ग्रोथ रुक जाएगी जैसे ही उसको उर्वरक मिलने कम होंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर
केमिकल फर्टिलाइजर्स को डालेंगे, जैसे यूरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, आपको तो पता होगा। तो फिर क्या करते हैं वो उर्वरक क्या करेंगे, वो उर्वरक मिट्टी के, देखो यहाँ तक की फर्टिलिटी शुरू में डिक्रीज कर ली प्लांट ने खुद। अब वो जब हमने इसके अंदर कृत्रिम उर्वरक डाले ना, वो इस वाले पार्ट से एब्जॉर्ब करेंगे, इस वाले पार्ट से फर्टिलिटी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अंदर जितने भी मिनरल्स थे उनको निकाल के प्लांट को प्रोवाइड करवा देंगे, और प्लांट की क्या होगी, फिर प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, प्लांट की क्या हो जाएगी, ग्रोथ से। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, और हम दोबारा से इसके अंदर जब फर्टिलाइजर्स को डालेंगे ना, तब वो इससे नीचे के हिस्से में जाएंगे और यहाँ से फर्टिलिटी को खींच के ले आएंगे। यानी कि यहाँ पे जो पानी था, यहाँ पे जो मिनरल्स थे, उनको वो क्या करेंगे, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगे सरफेस की तरफ, और एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करवा देंगे। उससे फिर क्या होगी, प्लांट की दोबारा से ग्रोथ हो जाएगी। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है लगभग। अगर हम आज की बात करें ना, आज के टाइम पे लगभग मिट्टी की 100 से 200 मीटर नीचे तक की फर्टिलिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। किसके कारण? केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण। हमारी नज़रों में ये क्या भाई, हमारे लिए अच्छे हैं क्योंकि फसल अच्छी होती है, लेकिन साथ में इनका साइड इफेक्ट किसको होता है, इनका साइड इफेक्ट होता है मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी है ना, उसको ये बहुत गहराई तक मतलब डिस्ट्रॉयड कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या होता है, इससे अच्छा होता है कि हम जो देसी खाद होती है, जो पशुओं के अपशिष्ट से बनाई जाती है, उस खाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल तरीके के क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो मिट्टी को डिस्ट्रॉयड नहीं करते, मिट्टी को ख़राब नहीं करते, मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको बनाए रखते हैं। तो ये किसका साइड इफेक्ट है भाई, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का साइड इफेक्ट है। दूसरा काम क्या है भाई, क्रॉप साइकिल। ये भी मिट्टी की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। और ये कैसे करता है डिक्रीज, देखो, एक होता है फसल चक्कर है, यानी कि फसलों को अगर हम बदल बदल के बोएंगे, ठीक है, मान लो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर आज हमने गेहूं उगा रखा है, गेहूं के बाद हम इसमें कपास उगा देंगे, अगले साल हम फिर से इसमें गेहूं उगाएंगे। ऐसा नहीं करना होता, ये मिट्टी की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। उसके आप गेहूं के स्थान पे अगले साल उसमें कुछ और उगाओ, चना, बरसीन वगैरह। ठीक है, तो ऐसे मतलब फसल जो है वो एक चक्कर के हिसाब से नहीं उगानी चाहिए। फसल चक्कर की जगह हमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग फसलों को 1 एकड़ ज़मीन के अंदर उगाना चाहिए, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। अब कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं भाई जो खुद मिट्टी को फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। आपने देखा होगा गांव में किसान जो होते हैं, गेहूं काटने के बाद मूंग बो देते हैं खेतों में, ठीक है, और फिर उसको उसी के अंदर मतलब हार्वेस्ट नहीं करते, उसको उसी के अंदर बहा देते हैं। क्यों बहाते हैं वो इसलिए बहाते हैं ताकि मिट्टी को नेचुरल तरीके की फर्टिलिटी मिलती रहे, क्योंकि जो मूंग है ना, वो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थों में क्या होती है, उर्वरकता होती है। तो मिट्टी को जब वो कार्बनिक पदार्थ मिलेगा ना, तो वो एक प्रकार की फर्टिलिटी उसके अंदर नेचुरल तरीके से तैयार कर देता है। तो हमें एक फसल चक्कर नहीं बनाए रखना है, हमें क्या करना भाई, बदल बदल के फसलें मिट्टी के अंदर बोनी चाहिए। ये फसल चक्कर क्या करता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। तीसरा कारण है डिपेंडेंसी ऑन मानसून, डिपेंडेंसी ऑन मानसून। अब देखो, हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो कृषि है ना, हमारी एग्रीकल्चर 56% किस पे डिपेंड है, 56% किस पे डिपेंड है भाई, मानसून पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है। 56% भारत की कृषि किस पे डिपेंड है, मानसून पे डिपेंड है। यदि बारिश होगी तो ही कृषि होगी, अगर बारिश होगी तो ही कृषि होगी। हमारे पास 56% जो कृषि है वो इस प्रकार की है। और बची कितने, 44% इरिगेशन पे डिपेंड है, यानी कि सिंचाई पे डिपेंड है। अब जो 44% सिंचाई पे डिपेंड है, इसके ऊपर तो मानसून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे नहरों से, नलकूपों से सिंचाई हो जाती है। लेकिन जो 56% कृषि हमारी मानसून के ऊपर डिपेंड है, वो तभी होती है जब बारिश अच्छी हो। जैसे राजस्थान की ज़्यादातर फसलें, गुजरात की फसलें, अपने हरियाणा के साउथ वेस्ट हरियाणा की फसलें, तो ये फसलें, यहाँ पे जो धरती है ना, वो ऐसी धरती है जहाँ पे मानसून के दौरान ये क्या होती है, कृषि होती है। मानसून के बगैर यहाँ पे कृषि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या करती है, मिट्टी की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है। अगर फसल मतलब कंटिन्यू चलती रहती है तो ठीक होता है। ठीक है, तीसरा है झूमिंग एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा जो वन क्षेत्र होते हैं, वन क्षेत्रों के अंदर जो भी मतलब हमारी जनजातियां होती है या जो जंगलों के अंदर लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं,
पेड़ पौधों को काटकर उसके ऊपर कृषि करते हैं। वहां तक तो ठीक है चीजें, उन्होंने पेड़ पौधों को काटा, कृषि की, ठीक है, उन्होंने जमीन को संवार लिया वहां पे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो लोग एक साल ही उस मिट्टी के ऊपर कृषि करते हैं, उस धरती के ऊपर कृषि करते हैं। उसके बाद वो जो फसल का अवशेष होता है ना, उस अवशेष को मतलब आग लगा के फूकते हैं, या फिर जब वो वनों को साफ करते हैं ना, तो साफ मतलब उनको एक बार हटाया जमीन से, उसके बाद आग लगा के उनके अवशेषों को साफ करते हैं। और आग लगाने से मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मिट्टी की उर्वरकता कम होती है। तो जूमिंग कृषि भी एक प्रकार से क्या है, मिट्टी के लिए अभिशाप है। तो ये चारों चीजें मिट्टी के लिए क्या भी अभिशाप है, मिट्टी के लिए एक प्रकार की समस्या है। इतना सा आया समझ में। आगे देखो भाई, आगे मिट्टी जो होती है ना, इसके पीएच पे भी इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना, पीएच वैल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पढ़ाया होगा सर ने। अम्लीय है, अक्षारीय है, वो अलग बात है। मैं पूछ रही हूँ कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू जो होती है, इसके ऊपर भी हमारी मिट्टी का नेचर डिपेंड करता है भाई। अब देखो जो एवरेज पीएच जो होता है ना कृषि करने के लिए, वो कितना होता है, 6 से लेकर 7.5% तक, 6 से लेकर 7.5 पीएच तक है, ठीक है, 6 से लेकर 7.5 पीएच तक एवरेज होता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, हर प्रकार की फसल हो जाती है। लेकिन ये जब अगर आपसे पूछ ले उदासीन नेचर कितना होता है, उदासीन मिट्टी की अगर हम बात करें तो ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, वो उदासीन प्रकृति की मिट्टी होती है। यानी कि जब आप उस मिट्टी का स्वाद चखोगे ना, तो ना तो वो एसिडिक नेचर की मिलेगी, ना वो आपको बेसिक नेचर की मिलेगी। तो ये उदासीन मिट्टी होती है। अब देखो, अगर किसी मिट्टी में पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, अगर किसी मिट्टी के अंदर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक सोइल। क्या कहेंगे, एसिडिक सोइल उसको कहा जाएगा। अगर किसी मिट्टी में पीएच वैल्यू जो है मोर देन 7 है, पीएच वैल्यू अगर मोर देन 7 है, तो उसको कहेंगे हम बेसिक नेचर। क्या कहेंगे, बेसिक नेचर। वो बेस बन जाता है एक प्रकार का, उसको हम मिट्टी का बेसिक नेचर बोलेंगे। अब देखो, अगर किसी मिट्टी में एसिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर किसी मिट्टी के अंदर एसिड ज़्यादा है, अम्लता ज़्यादा है, तो उस मिट्टी के अंदर क्या डालेंगे हम। अगर मिट्टी के नेचर एसिड है, ठीक है, तो क्या डालेंगे उसके अंदर, चूना। क्या डालेंगे, चूना। अगर मिट्टी में एसिड ज़्यादा है तो उसके अंदर चूना मिलाएंगे। अगर उसका नेचर बेस बन चुका है तो उसके अंदर जिप्सम मिलाएंगे। उसके अंदर क्या मिक्स करेंगे, जिप्सम मिक्स करेंगे, ठीक है। अगर मिट्टी के अंदर मतलब आपने देखा होगा खेतों के अंदर जो मिट्टी होती है, खासकर जो मतलब है पानी वाले स्थान होते हैं जहाँ पे पानी ठहर जाता है मिट्टी के अंदर, तो वो मिट्टी खराब हो जाती है। उस मिट्टी के अंदर सभी प्रकार की फसलें नहीं होती। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक सफ़ेद लेयर बन जाती है, चूने से की लेयर बन जाती है। वो क्या होता है, वो अक्सार होते हैं। वो क्या होते हैं, वो अक्सार होते हैं। चखने पे वो मिट्टी आपको खारी दिखाई देगी, खारी लगेगी आपको, ठीक है। जैसा मतलब है आपने देखा हुआ डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, उसके जैसे आपको दिखाई देगी। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए मिट्टी से उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं, जिप्सम मिक्स किया जाता है, ठीक है। क्या मिक्स करेंगे, जिप्सम। अगर मिट्टी का नेचर एसिड हो जाए, ज़्यादा एसिड उसका नेचर हो जाए, अगर उसकी पीएच वैल्यू आपको 7 से कम मिलती है, तो क्या होगा, उसके अंदर चूना मिक्स किया जाएगा। क्या मिक्स किया जाएगा, चूना। अब देखो, राजस्थान के गंगानगर से 2015 में एक योजना चली थी, सोइल हेल्थ कार्ड योजना, पेपर में पूछी भी गई है। उस सोइल हेल्थ कार्ड योजना के अंडर में क्या होता है भाई, उसके अंडर मिट्टी की जांच करवाई जाती है। आप मिट्टी को किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाएंगे, जैसे कि हिसार के अंदर है कृषि अनुसंधान संस्थान, वहाँ पे आप मिट्टी को लेके जाओ, अपने खेत की मिट्टी को, 5 रुपये की पर्ची कटेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपकी मिट्टी की जांच करके आपको बताएंगे कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स की कमी है, मिट्टी का नेचर कैसा है।
ठीक है। सबसे पहले वो मिट्टी की पीएच वैल्यू चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है या प्रॉपर 7 है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कम है तो चूना मिक्स कीजिए, मिट्टी के अंदर चूना फेंकिए। अगर उसका बेस नेचर आता है तो उसके अंदर आप जिप्सम को डालिए। उसके बाद वो मिट्टी के अंदर मिनरल्स की चेकिंग करेंगे कि मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, ह्यूमस की कमी है, या किसी और चीज़ की कमी है, या कार्बनिक पदार्थों की कमी है। तो वो भी आपको जांच करके बताएंगे, जिसके तहत आप अपने खेत की ज़मीन को सुधार सकते हो, अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी को वापस ला सकते हो। तो ये योजना पेपर के अंदर पूछी जाती है भाई। कौन सी योजना है? सोइल हेल्थ कार्ड योजना। सोइल हेल्थ कार्ड योजना, सोइल हेल्थ कार्ड योजना कहाँ से ये इम्प्लीफाई हुई थी? ये योजना कहाँ से चली थी? तो ये चली थी गंगानगर से। गंगानगर राजस्थान से शुरू हुई थी। गंगानगर राजस्थान से शुरू हुई थी। कब? 2015 में। 2015 में राजस्थान के गंगानगर से ये योजना शुरू हुई थी। इतना सा आया भी समझ में, सारे बेसिक पॉइंट हैं और सारे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद देखिएगा, एक चीज़ और आपको नोट करनी है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, ICAR। ICAR क्या होती है फुल फॉर्म? ICAR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नहीं पता? लिखेंगे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आपसे पूछेगा ICAR के अकॉर्डिंग, ICAR के अकॉर्डिंग भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ICAR के अकॉर्डिंग भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा भाई, इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये जो 8 प्रकार की मिट्टी है ना, ये मुख्य मिट्टियां हैं। क्या ये मुख्य मिट्टी? ये 8 प्रकार की मुख्य मिट्टी है। इसके अलावा 27 गौण मिट्टी भी पाई जाती है। 27 प्रकार की गौण मिट्टी भी अपने भारत के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जैसे रेतीली मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, ठीक है, भारी रेतीली मिट्टी। तो ये अलग अलग प्रकार की टोटल कितनी मिट्टियाँ होती हैं? 27 प्रकार की गौण मिट्टियाँ होती हैं। और जो मेजर ज़्यादा एरिया के ऊपर स्प्रेड हैं वो है कितने? 8 प्रकार की मिट्टियाँ। जो मुख्य मिट्टी हैं भारत के अंदर कितने प्रकार की हैं भाई? 8 प्रकार की मुख्य मिट्टी हैं। एक क्वेश्चन और बताओ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंडर ही एक डिपार्टमेंट आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी बोलते हैं उसको, या फिर कृषि बोर्ड भी उसको हम बोल सकते हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? बताओ शाबाश। 1905 में। 1905 में पूसा बिहार के अंदर भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी। उसकी वर्तमान में जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में उसका हेड क्वार्टर है। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, वरना कृषि वाले टॉपिक में आपको डिटेल से करवा देंगे। देखो भाई, ये 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं, ये कौन कौन सी मिट्टी हैं? ये जो 8 प्रकार की सोइल अपने भारत के अंदर पाई जाती है वो कौन कौन सी सोइल है? एक है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी,
पर्वतीय मिट्टी, एक होती है दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और एक पाई जाती है क्षारीय मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा एक चिकनी मिट्टी भी होती है, एक मुल्तानी मिट्टी भी होती है। ठीक है, होती है ना, हाँ, तो वो भी मिट्टियां हैं। ये 8 प्रकार की मुख्य मिट्टियां अपने भारत के अंदर पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। चलो भाई, करें शुरू इनको। सबसे पहले देखो जलोढ़ मिट्टी। भारत के ज़्यादातर एरिया के ऊपर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, इनको हेडिंग डालेंगे। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये जो मिट्टी है भारत के 43.4% एरिया पे पाई जाती है। भारत के 43.4% एरिया के ऊपर ये मिट्टी पाई जाती है। ये जो 43.4% एरिया है, इसको हम बोल सकते हैं 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया। 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर ये मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी फर्टाइल होती है, फर्टाइल। उर्वरक मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है भाई? उर्वरक होती है, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स ज़्यादा मिलेंगे। कौन से एरिया में पाई जाती है? तो ये ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पे बाढ़ आती है। ठीक है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में या नदी क्षेत्रों के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। अगर हम एरिया की बात करें तो कौन से एरिया में मिलेगी? बाढ़ वाले क्षेत्रों में, बाढ़ वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। या फिर आप लिख सकते हो नदीय क्षेत्रों में, नदीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगर हम अपने भारत में इसके एरिया की बात करें तो इस मिट्टी का जो एरिया रहेगा वो है पंजाब, पंजाब के साथ साथ नॉर्थ हरियाणा। पंजाब में कहाँ मिलेगी? पंजाब में मिलेगी नॉर्थ ईस्ट पंजाब के अंदर। हरियाणा में भी कहाँ मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट हरियाणा के अंदर। उसके बाद यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में भी ये मिट्टी पाई जाती है। बिहार के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है, और बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी ये मिट्टी पाई जाती है। यानी कि जिस जिस क्षेत्र में नदियों के द्वारा सिंचाई होती है, नदियों के द्वारा बाढ़ आती है, उन सारे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में देखो फर्टिलिटी ज़्यादा है, उर्वरक ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सभी प्रकार की फसल उगाई जाती हैं। सभी प्रकार की फसलें इसके अंदर उगाई जाती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की फसलें इस मिट्टी के अंदर उगा सकते हैं। इस मिट्टी में कौन कौन से कंपोनेंट्स की कमी मिलेगी आपको? कौन कौन से कंपोनेंट्स की इस मिट्टी के अंदर कमी मिलेगी? कौन कौन से कंपोनेंट्स की इसके अंदर कमी मिलेगी? नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी मिलेगी। ठीक है, और इसके अंदर रिच इन कौन कौन सी चीज़ों की अधिकता मिलेगी? तो इसके अंदर चूना, पोटासियम, फास्फेट, कैल्शियम, इन चीज़ों की क्या होती है? इसके अंदर अधिकता होती है। तो लिखेंगे प्रचुरता या अधिकता, प्रचुरता या अधिकता, या फिर आप बोल सकते हो रिच इन। तो कौन कौन सी चीज़ों की इसके अंदर अधिकता है भाई? चूना के साथ साथ पोटास के साथ साथ फास्फेट, इनकी क्या होती है? इसके अंदर प्रचुरता होती है।
इनके अंदर कमी किस किस चीज की होती है? कमी यानी कि पुअर इन। तो इसके अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। लेकिन जो तराई एरिया होता है, जो तराई एरिया होता है ना, तराई एरिया के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है। वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, वहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होती है? अधिकता होती है। ठीक है, वहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकता होती है। इसके अंदर ह्यूमस भी ठीक ठाक पाई जाती है, ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस इसके अंदर ठीक ठाक पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं नमी। तो नमी होने के कारण इस प्रकार की मिट्टी में सभी प्रकार की क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। भारत के कौन कौन से एरिया में मिलती है ये? तो ऐसे एरिया जहाँ पे नदियों के द्वारा सिंचाई होती है। कौन कौन सा एरिया है? नॉर्थ ईस्ट पंजाब, नॉर्थ ईस्ट हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। उसके साथ साथ अगर हम साउथ इंडिया में आएंगे ना, तो साउथ इंडिया के अंदर एमपी में भी ये मिट्टी मिलती है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदियों के बीच वाले क्षेत्र में। गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी कृष्णा केजी जो बेसिन है ना, केजी बेसिन के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो आप लिख सकते हो कहाँ पे पाई जाती है? केजी बेसिन, केजी बेसिन क्षेत्र, केजी बेसिन में। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है खादर और एक है बांगर। एक है खादर और एक है बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे मिलेगी आपको? खादर के क्षेत्रों में। खादर के जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। बांगर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कैसी मिट्टी मिलेगी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पहले भी बताया था भाई, जो मिट्टी पुरानी हो चुकी है उसके अंदर नेचुरल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होगी तो उसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था, वो सबसे पहले पंजाब हरियाणा के अंदर आया था। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो पश्चिमी भाग है, पंजाब हरियाणा का जो साउथ और पश्चिमी भाग है, वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम खादर क्षेत्र बोलते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर ही सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन को अप्लाई किया गया था। हरित क्रांति को सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई किया गया था? पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में, मेनली पंजाब और हरियाणा, मेनली पंजाब और हरियाणा के अंदर उस स्कीम को अप्लाई किया गया था। ठीक है, आया सभी को जलोढ़ मिट्टी समझ में? भारत में सबसे ज़्यादा भूमि पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलुवियल सोइल। क्या बोलते हैं? एलुवियल सोइल भी इसको बोलते हैं। इसका एक और नाम है कछारी मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? कछारी मिट्टी। अदर नेम लिख लो इसका, अदर नेम, इसको कहा जाता है कछारी मिट्टी। पेपर में पूछा गया ये कछारी मिट्टी। इसी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी। कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी कौन सी मिट्टी के नाम है? जलोढ़ मिट्टी के नाम है। इंग्लिश में इसको एलुवियल सोइल बोलते हैं। इस मिट्टी को दो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है, नई जलोढ़ और पुराने जलोढ़। जो बाढ़ के क्षेत्रों से दूर के मैदान है उनको बांगर क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पे पुराने जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और जो बाढ़ के क्षेत्र है वहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी आपको मिलती है। ऐसे क्षेत्रों को खादर क्षेत्र कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आगे देखो, काली मिट्टी। काली मिट्टी का अदर नेम लिखो, इसके अदर नेम इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है इसको? रेगुर मिट्टी। इसको कहा जाता है कपाशी मिट्टी। इसको कहा जाता है स्वतः दरार वाली मिट्टी। स्वतः दरार वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और इसका इंटरनेशनल नेम,
इंटरनेशनल नेम क्या है इस मिट्टी का? क्या नाम है भाई? कौन बताएगा? ट्रॉपिकल चेरनोजम। ट्रॉपिकल चेरनोजम, इस मिट्टी का इंटरनेशनल नेम क्या है? ट्रॉपिकल चेरनोजम। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस मिट्टी को ट्रॉपिकल चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। अपने भारत में इसके नाम है रेगुर मिट्टी, कपाशी मिट्टी, श्वेतह दरार वाली मिट्टी इसको कहा जाता है। ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी की वाटर एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है। पानी ग्रहण क्षमता, इस मिट्टी की वाटर एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये मिट्टी क्या करती है भाई? इस मिट्टी के ऊपर ऐसी फसलों को उगाते हैं जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता किस किस को होती है? कपास को होती है, गन्ने को होती है और चावल को भी होती है। लेकिन चावल नहीं उगता इस मिट्टी के अंदर, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में पाई जाती है वो क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन नहीं है। चावल को पानी के साथ साथ अधिक तापमान की भी आवश्यकता होती है, इसलिए चावल इस मिट्टी के अंदर नहीं होता। क्योंकि ये जहाँ पे है ना, वहाँ पे तापमान ठीक ठाक है, हो भी जाता है नहीं भी होता। तो इसके अंदर होता तो चावल भी, पर कम होता है। जहाँ पे भारत के अंदर है ना, जैसे गुजरात है तो गुजरात में चावल नहीं होता, महाराष्ट्र में भी चावल नहीं होता, वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है। उसके बाद देखो इस मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस मिट्टी का फॉर्मेशन, इस मिट्टी का निर्माण या फॉर्मेशन कैसे होता है? क्या बाकी मिट्टियों की तरह होता है इसका भी? क्या बाकी मिट्टियों की तरह इसका भी निर्माण उसी प्रकार से होता है? किससे होता है? हाँ, बेसाल्ट चट्टानों के इरोजन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। लिखेंगे इसका जो निर्माण होता है ना, बेसाल्ट चट्टानों के झरण से होता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के झरण से होता है। जो बेसाल्ट की चट्टानें होते हैं, इन चट्टानों का इरोजन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ये चट्टानें टूट जाती हैं। इन चट्टानों के अंदर क्या होता है, अभी जब कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं या जीवाश्म मिलते हैं तो एक नई मिट्टी का निर्माण होता है जिसको कहते हैं काली मिट्टी। बेसाल्ट की चट्टान, हाँ जी क्या? मिट्टी खिसक जाती है? तो मिट्टी खिसक सकती है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? कैसे खिसकती है? जब नीचे की प्लेटों में हलचल होती है ना, तो सतह के जो मतलब जीरो से सरफेस से लेकर 100 किलोमीटर की डेप्थ तक का एरिया है, उस एरिया में भी हलचल होती है। और हलचल होने से कहीं पे क्रैक्स आ जाती है नीचे के एरिया में। क्रैक्स आने से मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर से नीचे जाएगी, वैसे क्रैक आ जाती है इसके अंदर। देखो भाई, बेसाल्ट चट्टानों के झरण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ से बनेंगी? लावा से निर्मित। बेसाल्ट चट्टानें किससे बनती हैं? लावा से बनती हैं, लावा से निर्मित होती हैं। मैंने आपको माउंटेन फॉर्मेशन के अंदर बताया था कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा इरप्ट होता है। मैग्मा के अंदर से जब गैसें और वाटर वेपर्स लैस हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो बचता है लावा। और जब उस लावा का सॉलिडिफिकेशन होगा, वो कठोर बन जाएगा ना, तो लावा के कठोर होने से बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये बेसाल्ट की चट्टानें उन्हीं क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है जहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट में ज्वालामुखी की प्रोसेस हुई होगी। ठीक है, तो वहीं पे क्या मिलेंगे आपको? बेसाल्ट की चट्टानें मिलेंगी। तो ये लावा से निर्मित चट्टानें होती है। अगर हम एरिया की बात करें, अपने भारत में कौन कौन से एरिया के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई? महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर दक्कन के ट्रैप का मेजर पार्ट है, और मेजर पार्ट होने के कारण महाराष्ट्र के एरिया में ही सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। उसके साथ साथ गुजरात, गुजरात के साथ साथ कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी पाई जाती है, नदियाँ बहाकर ले जाती हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ साथ आप लिखेंगे झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
एमपी, इन राज्यों के अंदर भारत में काली मिट्टी का फॉर्मेशन है। ठीक है, इन राज्यों के अंदर भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? काली मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी क्रॉप का आप इसके ऊपर प्रोडक्शन कर सकते हो? काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगा सकते हो? फसल, सबसे ज्यादा इस मिट्टी के ऊपर कपास। और मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे भाई? हाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये मिट्टी महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। कपास ज्यादा कहाँ पे? गुजरात में ज्यादा। पहले भी बताया था रीजन कि महाराष्ट्र के पास एग्रीकल्चर लैंड कम है, ठीक है, और गुजरात के पास एग्रीकल्चर भूमि ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे कपास ज़्यादा होती है और महाराष्ट्र में कपास कम होती है। गुजरात के बाद कपास के साथ साथ चावल, मूंगफली, गेहूं, दाल, तिलहन, ये फसलें इस मिट्टी के अंदर ज़्यादा होती है। गन्ना, ये फसलें इस मिट्टी के अंदर ज़्यादा होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी फसलें? सबसे ज़्यादा कपास, चावल, गन्ना, गेहूं, उसके साथ साथ मूंगफली, दाल, तिलहन, ये सारी फसलें इस मिट्टी के अंदर ज़्यादा उगती हैं। इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन आता है, काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा मिलेगा आपको? काला मिलेगा। अच्छा, मिट्टी से ना एक सुगंध आती है, मिट्टी से एक खुशबू आती है भाई, एक फ्रेग्रेंस आती है जब मिट्टी को काफ़ी समय तक ऐसे ही पड़ी और उसके ऊपर पानी डालते हैं, ठीक है, या फिर बारिश होती है, जब आपको एक विशेष प्रकार की खुशबू आएगी, वो किसके कारण आती है? कौन से तत्व के कारण आती है? किसके कारण? अब घर में कौन से फूल पौधे, वहां पे बारिश होगी, वहां से भी आती है। आप नया मटका लेके आते हो, उसमें से भी आती है ना नए मटके से। हाँ, किसके कारण आती है? बताया हुआ है पहले भी क्लास में, जो पुराने बच्चे बैठे हैं। मिट्टी में ना एक नेचुरल परफ्यूम होता है, एक नेचुरल सेंट होता है जिसको बोलते हैं पेट्रीकोर। क्या बोलते हैं? पेट्रीकोर। उसके कारण मिट्टी से क्या आती है? फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है, पेट्रीकोर ये होता है विशेष प्रकार का प्राकृतिक, आप सेंट बोल सकते हो, आप परफ्यूम बोल सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई।